जब इन्वर्टर एयर कंडीशन के इंडोर यूनिट पे F1 का एरर आता है तो उस वक्त इसका जो आउटडोर पीसीबी है इसमें फॉल्ट होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है और क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं, और ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज फिर एक डिफरेंट टाइप का जो है वो फॉल्ट आया था, तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बननी चाहिए ताकि आपको अवेयरनेस हो और आपको पता चल सके कि इसमें इस किस्म का भी फॉल्ट आ सकता है। तो पीसीबी ऑलरेडी मेरे सामने पड़ा हुआ है। इसका जो फॉल्ट है वो इसकी हाई साइड पे मौजूद है, लेकिन किस सिचुएशन में मौजूद है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मसला क्या है। इस वक्त जब भी इस पीसी में F1 की प्रॉब्लम आती है तो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ चीजें खराब हो सकती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हम रिएक्टर लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसी तरह से इसके लाइन न्यूट्रल पे हम इलेक्ट्रिक को लगा लेते हैं। ये जी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम इसको इलेक्ट्रिक देंगे। जब भी आपने इसको टेस्ट करना है तो इसके जो सेंसर्स हैं वो इसके साथ मस्ट जो है वो अटैच होने चाहिए। अगर ये सेंसर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो एलईडीज हैं वो ब्लिंक करेंगी। तो ये एलईडी 1, 2, 3 को गौर से देखिएगा ये क्या करती है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो इलेक्ट्रिक है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया। आप देख सकते हैं कि लाइट्स इसकी ऑन हो चुकी हैं और तीनों लाइट जो है वो बंद हो गई हैं। अब बंद हो गई हैं तो इसका तो F1 का एरर है नहीं है इस पे, लेकिन इसमें F1 का एरर मौजूद है। लेकिन अगर एलईडीज को देखा जाए तो एलईडीज जो है वो F1 का एरर नहीं दे रही हैं। मतलब ये कि जो ही पीसीबी को ऑन किया है तो माइक्रो कंट्रोलर ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसमें F1 का एरर मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि F1 का एरर जो है वो इसके हाई साइड पे है, और हाई साइड पे इसको तब पता चलेगा जब ये कंप्रेसर को स्टार्ट करना चाहेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के फॉल्ट के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, और इसमें ऐसा हो सकता है कि या तो कंप्रेसर भी जाम हो सकता है या फिर कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो भी ख़राब हो सकती है इस तरह के फॉल्ट में। और इसके अलावा ये फॉल्ट भी अक्सर आ जाता है कि यहाँ पर 3 वायर्स आ रही हैं और ये तीनों वायर जो हैं वो कंप्रेसर के कनेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर जो है वो कंप्रेसर यहाँ पे स्टार्टअप लेता है। अगर किसी भी वजह से ये वायर जो हैं वो गर्म होकर हीटअप हो जाएँ या फिर जो है वो ये कनेक्टर ही लूज कनेक्शन हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस वक्त इसने यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन का जो एरर है वो इसने शो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन का एरर तब आता है जब इंडोर और आउटडोर आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या वाकई इसमें F1 का एरर मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक दफ़ा इसकी इलेक्ट्रिक को ऑफ कर देते हैं। तो ये कुछ देर में ये लाइट्स जो हैं इसकी लाइट ब्लिंक्स ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि हम क्या करते हैं कि इसके कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज कर लेते हैं जी। तो ये डिस्चार्ज हो गए हैं। अब सबसे पहले इस पीसीबी को हम टेस्ट करेंगे डायोड मोड में, और मीटर को हम डायोड मोड पे ले जाते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। तो कोई भी प्रोब किसी भी तरफ लगाना शुरू कर दें तो ये देखें 0.415 जो है वो इसका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे भी जो है वो सेम ही है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पर भी सेम ही है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब क्या करते हैं कि प्रोब्स को चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो मौजूद नहीं है। तो एक दफ़ा फिर से सबको बारी बारी जो है वो लगा के चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो ये देखें कोई रीडिंग नहीं है, इसका मतलब है कि ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके IGBT को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोब को लगाया इनके साथ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस वक्त रीडिंग शो कर रहा है। तो जब भी वोल्टेज ड्रॉप आ जाए तो उसके चांसेस ये होते हैं कि ये बिल्कुल ओके हैं। तो मैंने ये सिर्फ टच किया था आपस में दोनों को, तो ये वोल्टेज ड्रॉप शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IGBT के जो चांसेस हैं ठीक होने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये इस तरह से शो करके भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब जो है वो इसकी डायोड को चेक कर लेंगे। डायोड में चूँकि 2 पिने हैं तो इनको हम चेक कर लेंगे। तो ये 0.344 वोल्टेज ड्रॉप है। अब इन प्रोब्स को चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज करके अब लगाएंगे दोबारा से, तो इनको किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। इनकी रीडिंग जो है वो हमें बिल्कुल मल्टीमीटर ओके शो कर रहा है। इसी तरह से इसके IPM को टेस्ट कर लेते हैं। तो IPM को टेस्ट करने के लिए कोई भी प्रोब किसी तरफ भी लगा लें, लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाएं, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाएं तो एक अच्छा स्टार्टअप रहता है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, और इसका जो पॉजिटिव है वो ये पॉइंट है, और जो ही मैंने यहाँ पे इसको लगाया है तो ये 0 हो गया है। 0 होने के बाद अब ये ठीक होना शुरू हो गया, अब बल्कि ठीक हो गया जी। रीडिंग आई थी और चली गई, ये भी, यानी कि तमाम पॉइंट जो है वो अभी ओके शो कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा 0 आया
और ख़त्म हो गया। इसी तरह से अब प्रोब को हम चेंज करेंगे और दोबारा से हम इनको लगाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव पे, नेगेटिव को पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे हमें देखें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो शो होना चाहिए 0.445। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये ठीक है। ये देखें जी, ये इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। ये पॉइंट के भी जो है वो ठीक हैं और ये जो अगला पॉइंट है ये भी ओके ही शो कर रहा है। अब अगर हाई साइड को देखा जाए तो नॉर्मल मल्टीमीटर से ये हमें बिल्कुल ओके शो कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मौजूद नहीं है और तमाम पॉइंट्स शो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 0 हो गया था पॉइंट, तो उसको भी आपने याद रखना है कि वो क्यों हुआ था। अब ये शक की बात भी यहाँ पे आ जाती है। अब दोबारा से जो है वो मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की, यहाँ पे देखें तीनों लाइट्स ऑन हुई और बंद हो गई। अब ये बंद हो गए तो काफ़ी देर बाद जाके ये जो है वो एरर देती हैं, सीरियल कम्युनिकेशन का ये एरर देती हैं। IPM को हम दोबारा टेस्ट करेंगे, लेकिन इसको हम करेंगे वोल्टेज पे जी। तो वोल्टेज पे मीटर को सेट कर लेते हैं और DC वोल्टेज पे ये चेक होगा। अब क्या करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव के साथ लगाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे 315 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये ओके पॉइंट है। इसके बाद 15 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए, तो यहाँ पे 15.13 समथिंग और 93 और कुछ इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन ओके है, ये चल जाता है इतना सा। फिर आगे जी 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ओके है ये भी। और नेक्स्ट में ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो था आपने देखा, यहाँ पर 290 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। 290 वोल्ट यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 15 वोल्ट होने चाहिए थे। जब यहाँ पे 15 वोल्ट होंगे तो फिर ही जो है वो कंप्रेसर हमारा स्टार्टअप ले सकेगा, अदरवाइज कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि F1 का एरर आएगा। इलेक्ट्रिक मैंने ऑफ कर दिया है। दोबारा से मैं जो कैपेसिटर्स हैं इनको मैं डिस्चार्ज करूँगा। ओके है जी। अब इस चीज़ को दोबारा से हम कंफर्म करेंगे कि PCB में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इलेक्ट्रिक को मैं दोबारा से लगा देता हूँ और इसको ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो हमारी तमाम लाइट्स हैं वो ओके जल के बंद हो गई और स्विचिंग भी प्रॉपर हुई है। इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर हमारा सेव है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। अब ये जो IPM है ये मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इस पर कट लगाएंगे। देखें इसको काटते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये देखें तीनों को मैं काट दिया, इसको भी काट दिया और इन चारों को भी काट देते हैं। ओके हो गई। इसी तरह से अब इस साइड को भी मैं काट देता हूँ ताकि जो है वो काम इजीली और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इस तीनों को काट देते हैं। ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई और ये भी कट गई। ये जी IPM को बाहर निकाल दिया है। अब इस PCB के इन पॉइंट्स को जो है वो हम डिसोल्डर करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो इसका जो नया IPM है इसमें इंस्टॉल करते हुए आपको दिखाएंगे। अब डिसोल्डरिंग करते हुए सबसे पहला जो काम होता है वो किसी भी पॉइंट को नरम करना होता है। अगर वो नरम हो जाएगा तो फिर जो है वो उसको डिसोल्डर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए देखें मैंने तमाम पॉइंट्स पे जो है पेस्ट लगा दी है। पेस्ट लगाने के बाद जो अगला काम होता है इसके अंदर और सोल्डरिंग जो है वो ऐड करना होता है, तो तब ये पॉइंट जो है वो नरम होना शुरू हो जाते हैं। देखें इन पॉइंट्स में जो है वो सोल्डर ऐड करता जाऊंगा। देखें जी ये ऐड हो गए। अब ये डिसोल्डर करना इनको बहुत आसान है। इस तरह से दूसरी साइड को भी कर लेते हैं। देखें बहुत आसानी से सोल्डरिंग दे रहे हैं, इसका मतलब है क्या नरम हो गया पॉइंट। अब साथ साथ इनकी पिनों को जो एक्स्ट्रा हैं उनको यहाँ पे बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि उनको बाहर निकालना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम आपका बिल्कुल फजूल होगा। तो ये बाहर आ गया सारा। ये तीनों क्लियर हो गए।
आउट हो गया। तो ये इसके साथ करेंगे तो जल्दी निकलता है पीस। ये भी निकल गया, निकल गया जी, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इनको आसानी से हम जो है वो डिसऑर्डर कर सकते हैं। देखें सुराख हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। अब ये सारी पिनें जो है वो निकल चुकी हैं। अब हम इनको डिसोल्डर कर देते हैं होल्स को। तो देखें अब ये एक ही दफ़ा में जो है वो क्लीन होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक पंप हो तो और ज़्यादा आसानी से काम होगा। पिन रहती है इसमें नहीं। तो ये तमाम जो है वो सेट हो गया काम। अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो ये ले जी, इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इसमें जो IPM लगा हुआ था जो मैंने काटा है, तो वो इसका नंबर कुछ ये है PWS20S92F6AG। तो ये दोनों सेम ही हैं। तो अब मैं इसकी जो तमाम पिन्स हैं इनको यहाँ पे बिठा देते हैं प्रॉपरली। ये बैठ गया जी। अब जो दूसरी साइड है, क्योंकि इस तरफ पिनें कम होती हैं, पर एक एक पिन को जो है वो सेट करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। बैठ गई, ये भी हो गया, ये भी हो गई। तो ये देखें जी, ये सारे का सारा IPM इसमें बैठ गया प्रॉपरली। अब इस IPM को सोल्डर करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी एक पिन को या दो पिनों को जो है वो टेढ़ा कर देंगे। ये इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है IPM नीचे गिर सकता है वापस। जो मेन काम करना है वो ये है कि इसके हीट सिंक को इसके ऊपर वापस लगा लेना है। होल्ड में बैठ गया। ये बैठने के बाद अब जो है इसके तमाम स्क्रू लगा लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इनके बगैर जो है वो अगर हम IPM को सोल्डर करेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा IPM जो है वो एयर गैप इसके अंदर रह जाए।
अब ये हीट सिंक कुछ हद तक यहाँ पर स्टेबल हो गई है। अब जो है वो IPM अच्छे से जो है वो अपनी जगह बना लेगा हीट सिंक के साथ। इसके नीचे जो है वो स्पेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी किसी वजह से भी तो एयर गैप होने की वजह से क्या है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं होगी हीट सिंक के ऊपर, और फिर ये IPM जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब देखें मैंने अच्छे से इसको IPM को इसके साथ लगा दिया है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें गैप नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैं इस पर भी लगा दूँगा ये तीसरा आखिरी स्क्रू, ताकि किसी किस्म का कोई एयर गैप जो है वो किसी भी कंपोनेंट के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इनमें हीट पैदा होती है और हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना हीट सिंक के ऊपर ज़रूरी है। कभी इस तरफ करेंगे सोल्डरिंग और कभी इस तरफ करेंगे, ताकि जो है वो हमारा IPM जो है वो ज़्यादा हीट अप होने ना पाए। वैसे तो हीट सिंक लगी हुई है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हीट जो है वो ज़्यादा शिफ्ट ना हो। अब क्या करेंगे कि तमाम की तमाम जो पिन्स हैं उनको हम ऊपर से जो एक्स्ट्रा हैं वो काट देंगे, क्योंकि लंबी पिन जो होती हैं वो बाज़ दफ़ा टेढ़ी होके तो आपस में शॉर्ट सर्किट का चांस होता है, तो इसलिए इनको हम बिल्कुल बेस से काटेंगे। ये इनको हम दोबारा खोल रहे हैं, जो IPM वगैरह इसको साफ़ किया जा सके और चेक किया जा सके। ये जिसको मैंने निकाल लिया, हीट सिंक को हटा देते हैं। अब जो हमारा IPM है वो प्रॉपरली जो है वो सोल्डर हो चुका है। अब यहाँ से भी इसकी सफाई देख लेंगे, सफाई भी कर लेंगे और पॉइंट्स को भी चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से सोल्डर हो चुके हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स बिल्कुल ओके है जी। अब इस PCB को जो है वो हम लो साइड से थोड़ा टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी लो साइड पे जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें नज़र आ जाएगी। तो क्या करेंगे कि जितने भी जिसके जो है कैपेसिटर्स उनको कंटिन्यूटी मोड पे हम चेक कर लेंगे। जैसे कि ये बूट स्टेपिंग कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने रखा दोनों को और चेक किया, तो यहाँ पे किसी किस्म की कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी भी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉइंट सही है कि ख़राब है। तो देखें इन तीनों को हम चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक जेनर डायोड लगी हुई है, तो उसको हम डायोड मोड में चेक कर लेंगे। और ये 1.059 वोल्टेज ड्रॉप है इसमें, तो ये ठीक है क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा दिखा रही है। और इसी तरह से अगर कैपेसिटर को दोबारा से चेक किया जाए तो कंटिन्यूटी मोड पे ओके है, ओके है। ये तमाम कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे हमारे नेगेटिव पॉइंट आ रहा है और इसकी शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस शंट रेजिस्टेंस से तमाम के तमाम जो है कैपेसिटर्स ग्राउंड किए गए हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो अगर ये भी किसी वजह से शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इन सब को चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा चेक करने से क्या होगा कि दोबारा से ना तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होने के चांस हैं और ना फिर IPM को डैमेज होने के चांसेस हैं। अब इसका जो रिएक्टर है इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पर कुछ वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, DC वोल्टेजेस। अब इलेक्ट्रिक को देते हुए सबसे पहले हम इसके इन LEDs को देखेंगे कि ये LEDs जो हैं वो क्या रिस्पॉन्ड दे रही हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक को ऑन करते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की, ये LEDs जो हैं वो ऑन हुई और ये बंद हो गई। अब कुछ सेकंड तक अगर यहाँ पे एरर वगैरह नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये तमाम पॉइंट्स इसके बिल्कुल ओके हैं। अब जो है वो हम इसकी पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। ये 305 वोल्ट जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी पिन पे लगा लेते हैं, तो 14.87 कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट 14.46 ओके है, और लास्ट में 14 पॉइंट समथिंग। तो ये तमाम अब पॉइंट्स बिल्कुल ओके हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो कम्युनिकेशन एरर है वो इस वक्त डिस्प्ले पे इसके LEDs जो है
LED नंबर 1 जो है उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया और 2 जो है 2 और 3 जो है स्टेबल है। तो ये एक कम्युनिकेशन का एरर है। अब इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड जो है वो सक्सेसफुली जो रिपेयर हो चुका है। अब हम इसके बाकी के जो F1 वाले इस वोल्टेज हैं वो ज़रूर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको चेक कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि मेरा PCB बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर देखें ग्राउंड जो है वो मैं इस पॉइंट से ले लूँगा। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैं चेक कर लूँगा पिन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे हमें 2.5 वोल्ट आ रहे हैं जी। इसी तरह से इसकी पिन नंबर 1 को हम चेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमें 2.5 वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे हमें 1.62 और नहीं आ रहे। तो यहाँ पे वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये जो है इसकी पिन नंबर 1 है। तो 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ओके है। इसी तरह से इसकी पिन नंबर यहाँ पर 7 पे, तो यहाँ पे भी हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अब ग्राउंड जो है वो हम सेम ही पॉइंट से लेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल जी, इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर में जा रहे हैं। इस तरह से हम इसको भी चेक कर लेंगे, इसके रेजिस्टेंस को भी। तो 2.5 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट इस पे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 2.7 ये वोल्ट सही हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 2 ये कम ज़्यादा हो रहे हैं जी। तो ये ठीक नहीं है, ये यही पॉइंट के वोल्टेजेस हैं। 2.5 आ गए हैं जी यहाँ पे, ओके है जी। ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ रहे हैं जी सब पे 2.5। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं जी, इनमें कोई भी इशू नहीं है। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।